नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था साथ बैथन ब्रेक से पहले, और देखते हैं अपने साथ टेलीफोन लाइन पे कौन मौजूद है। हेलो हेलो नाजरीन, मेरे ख्याल में ये कॉल ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो Hello. हेलो हेलो जी फरमाएं। Yes, can you hear me? यस Yes, quick question for you. यस श्योर। Yeah, what it is, my son's recently got married. Now, there's two criteria. Either his wages got to be 18,500, or if he doesn't meet that, then he's got to have savings of 18,600. Is that right? यस या Right. Okay. So, if he's got that savings now, how long before he can put the application in? Okay, that's fine. Thank you very much for your call. Actually, if you are going to show that you do have some savings, so you have to show around 6-month bank account statement for a spouse visa. Thank you very much for your call. नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ। देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद है। हेलो हेलो नाजरीन, मेरे ख्याल में ये लाइन ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ। हेलो 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 हाँ जी भाईजान, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ठीक है ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ठीक है ਬੈਸਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ठीक है। अभी कोई एप्लीकेशन आपकी होम ऑफिस में है कि नहीं? जी है, पेंडिंग है। पेंडिंग है, ठीक है जी। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आपने स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, स्पाउस वीज़े की बेसिस पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर से अगर आप किसी ब्रिटिश से आपकी शादी हुई हुई है तो बेहतर है कि आप अपनी एप्लीकेशन के डिसीजन का वेट करें। होम ऑफिस अगर कोई डिसीजन करता है फिर आप किसी अच्छे सोलिसिटर को मिलें। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो सोलिसिटर आपको बताएगा वैदर कि आप हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जा सकती हैं कि नहीं। बट एट दिस स्टेज आपको सिर्फ चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशन के डिसीजन का वेट करें। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने एक पूछना था सवाल। हाँ जी फरमाएं। हाँ, 6 मंथ हो गए हमने मैरिज एप्लीकेशन डाली हुई थी, ठीक है तो अभी तक कोई उन्होंने वीजा नहीं दिया। हस्बैंड का डाला हुआ था, पासपोर्ट भेजा था ठीक है एप्लीकेशन के साथ। ठीक है। हस्बैंड का कोई पहले लीगल स्टेटस था या ओवर स्टेट था? नहीं, उनका कोई नहीं था। ठीक है, दैट्स फाइन। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अब आप कह रही हैं कि आपने एप्लीकेशन डाली भी है होम ऑफिस में, आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन है और 6 मंथ से पेंडिंग है। नाजरीन, अब अगर कोई एप्लीकेशन करता है होम ऑफिस में तो टाइम तो लगता है। ऑन एवरेज होम ऑफिस वाले आप समझे कि 3 to 6 मंथ लगाते हैं। कुछ पिछले मंथ में को एक तो ओलंपिक्स आ गए थे, उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा रहे हैं होम ऑफिस वाले। उसी तरह एक पोस्ट स्टडी वर्क टियर 1 की कैटेगरी क्लोज हुई थी, काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशंस कर दी थी जो स्टूडेंट्स पे थी, तो इस तरह होम ऑफिस के पास थोड़ा सा बैकलॉग था। तो आपके केस में बेहतर यही है कि आप वेट करें अपनी एप्लीकेशन के डिसीजन का। अगर आपको जल्दी डिसीजन चाहिए तो आपको चाहिए कि रिमाइंडर भेज दें होम ऑफिस को कि उससे थोड़ा स्पीड अप हो सकता है प्रोसेस। अदरवाइज अगर कोई चेंज आपके सर्कमस्टांसेस में हुई है, कोई नए डॉक्यूमेंट आपके पास आए हैं, कोई फर्दर एविडेंस, फ्रेश एविडेंस है, तो फिर आपको चाहिए कि आप फर्दर रिप्रेजेंटेशंस बना के भेज दें एप्लीकेशन की फर्दर। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो 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 यस प्लीज फरमाएं। वालेकुम सलाम। जी, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी जी किया था 2008 में, ठीक है। तो तब फोकस पेपर की वजह से 320 लगी थी। अभी ठीक है मैंने दोबारा फिर केस अप्लाई किया है, ठीक है। कोर्ट हियरिंग की थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आप लोग दोबारा इंक्वायरी करके तो फिर क्या इस पे अगर 320 लग जाए तो मैं स्टूडेंट या और कोई वीजा अप्लाई कर सकती हूँ?
ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अगर आपने पाकिस्तान से कॉल की है तो आपका ये मुझे लगता है क्वेश्चन है कि आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। तो ज़्यादा बेहतर आप देखें आपके किस टाइप के सर्कमस्टांसेस हैं, और ज़्यादा बेहतर होता है किसी क्वालिफाइड सोलिसिटर से बंदा एडवाइस ले ले कोई भी एप्लीकेशन करता है कि वेदर आप किसी कंडीशन किसी एप्लीकेशन का होम ऑफिस की कैटेगरी की कंडीशंस फुलफिल करती हैं कि नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट के बारे में सोच रही हैं तो आप सोच समझ के देखें वेदर कि आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं कि नहीं, वेदर कि आप इमिग्रेशन रूल्स जो हैं नॉर्मली आपके मेंटेनेंस और किसी कॉलेज में एडमिशन आपको कोई ऑफर कर सकता है कि नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है लाइन पे। हेलो। वालेकुम सलाम। I just wanted to make an inquiry. I was hoping to go to India to get married. I've got a job which earns me £15,000 a year, which is not quite the bracket I need to have. So I've got a part-time job as well, which earns me £5,000. Can I add the two together up and use that as an income? Thank you very much for your call. I think now you're planning to apply for spouse visa and your earning is probably £15,000. But if you do have a part-time job, it is possible to show both earnings. So if you are working one full-time job and another part-time job, and in total you are earning per year around per annum your gross earning is around more than £18,600. So it is possible for you to make an application as far as you fulfill all other requirements. नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है लाइन पे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी यहाँ पे टियर 1 जनरल से हूँ। ठीक है। और मुझे अपने पेरेंट्स को विजिट पे बुलाना था, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट की? ठीक है। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे बताने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब नाज़रीन, अगर यहाँ पे कोई टियर 1 जनरल पे या किसी और कैटेगरी पे है या कोई ब्रिटिश सिटीज़न है या जिसके पास इंडेफिनेट है वो है, तो वो बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकता है बैक होम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे विज़िट वीज़े के लिए। अब नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है विज़िट वीज़े के लिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे सोलिसिटर के पास चले जाएँ जो आपको स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन बना दे। एक तो आपकी स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन जाएगी, इसके बाद आपकी लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप जाएगी। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप टियर 1 जनरल पे है, तो मुझे यकीन है आप काम करें तो आपकी पे स्लिप्स जाएंगी 6 मंथ की। उसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट जाएंगी लास्ट 6 मंथ की, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भेज दें। इसके साथ साथ आपकी जाएगी पासपोर्ट की कॉपी। ज़्यादा बेहतर है आप किसी सोलिसिटर या कमिश्नर ऑफ ओथ से अपने पासपोर्ट की कॉपी अटेस्ट करा लें, वो भी भिजवा दें। और इसके साथ जो आपकी लास्टली डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जाएगा कि अगर आपके पेरेंट्स को वीज़ा मिला तो वो यहाँ पे आके कहाँ पे रहेंगे। तो अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट किया है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको भेजनी पड़ेगी और फिर आपके पेरेंट्स को वहाँ से एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है लाइन पे। हेलो। वालेकुम सलाम। I just would like to ask a question. Right? My daughter got married in March, and she come back in June, and she's expecting, but she's got a job. Last like 3 months she's been working. So she's expecting. Is there any chance to be saying she's expecting? Is the case to be? Is the letter strong or not for our visa? Okay, thank you very much for your call. My advice to you is this: if you just go and see a solicitor probably in person, it's better for you, and then he will give you a confidential advice and he will explain to him all the circumstances with regard to your daughter. नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं 2 साल पहले टियर 4 वीजे पे आया था यूके। ठीक है। ये कुछ वजह से मैं नाम चेंज किया हुआ है। ठीक है। तो मैंने भी अपने नए पासपोर्ट पे वीजा ट्रांसफर करना है। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस के लिए एप्लीकेशन भेजी हुई, तो उसका मैं भी वेट करूँ या क्या करूँ? मैं कौन सी वीजे के लिए अप्लाई करूँ अभी? ठीक है, आपने एप्लीकेशन अभी आपकी होम ऑफिस में पेंडिंग है? नहीं, मैंने सिर्फ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस के लिए भेजे। मैं ऑलरेडी टियर 4 स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और अभी आपने नाम चेंज किया है? जी, चेंज करें, मेरा नया पासपोर्ट आ गया। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास है अभी?
ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अगर आप देखें, अगर आपकी एप्लीकेशन अगर होम ऑफिस में कोई पेंडिंग नहीं है और अगर आपने नाम चेंज किया है तो आपकी कोई नहीं ड्यूटी बनती कि आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें चेंज ऑफ नेम का, एज फार एज आपके पास नया पासपोर्ट हो जिस पे आपका चेंज नाम हो और डीड पोल हो। और जब आप नेक्स्ट कोई एप्लीकेशन करते हैं किसी कैटेगरी की इन कंट्री, उस एप्लीकेशन फॉर्म में एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है जहाँ पे वो पूछते हैं आपसे कि आपने कोई और पहले नाम यूज़ किया है कि नहीं। वहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर दें और एप्लीकेशन के साथ अपना नया पासपोर्ट और डीड पोल जो चेंज ऑफ नेम की कॉपी भिजवा दें, इट शुड बी फाइन। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बिजनेस वीज़े का आपसे पूछना था। हाँ जी, फरमाएं। जी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे PSW में है और उनका वीज़ा सितंबर में फिनिश हो रहा है। सितंबर में फिनिश हो रहा है नेक्स्ट ईयर? जी, नेक्स्ट ईयर। ठीक है। 2013 में। और मैं स्टूडेंट वीज़े पे। ठीक है। फिर हम लोग मतलब बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें तो क्या मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ होगा एज ए डिपेंडेंट? ठीक। और इसके लिए कौन से मतलब डॉक्यूमेंट्स या क्या जरूरी होगी बैंक स्टेटमेंट? ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अब आपका क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे हैं और आपके हस्बैंड यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क टीयर 1 की कैटेगरी के अंदर हैं। अब अगर आपने स्विच होना है डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर तो पॉसिबल है बिल्कुल, तो पर आपने जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ इन कंट्री नहीं कर सकती, आपको वापस अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में जाना पड़ेगा और वहाँ से इंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। नाज़रीन, मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता जाऊँ कि पहले तो ये था कि अगर कोई बंदा एप्लीकेशन करता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम की डिपेंडेंट की तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म था, उसको कहते थे PBS डिपेंडेंट। अभी 1 अक्टूबर से होम ऑफिस ने 2 फॉर्म अनाउंस कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। अब टीयर 4 का जो डिपेंडेंट होगा उसका सेपरेट फॉर्म है और अगर कोई यहाँ पे मेन एप्लीकेंट टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 5 पे उसका सेपरेट फॉर्म है। तो एज फार एज आप अगर बाकी कंडीशंस फुलफिल करती हैं, डिपेंडेंट वीज़े की मेंटेनेंस है आपकी शादी हुई हुई है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं और आपको काम की परमिशन होगी अगर आपको यहाँ पे PBS डिपेंडेंट मिल जाता है ऑन द बेसिस कि आपका हस्बैंड के पास टीयर 1 पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने ये कॉल की है, मुझे थोड़ी सी इनपुट कि मेरे इंडेफिनिट हो गया था 2010 में। ठीक है, आपका इंडेफिनिट ठीक है। हाँ, इंडेफिनिट ठीक है। और इसका कोई टाइम लिमिट्स होती है कि हम ब्रिटिश पासपोर्ट उसके लिए अप्लाई करें या कुछ ऐसा? किस बेसिस पे आपको इंडेफिनिट मिला था? स्पाउस था। ओके जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अगर आप स्पाउस वीजे पे हैं और आपको इंडेफिनिट 2010 में मिल चुका है तो आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे 2011 में। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप अप्लाई कर दें एज सुन एज पॉसिबल। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जहां तक ताल्लुक है तो मेनली जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, लाइफ इन द यूके टेस्ट आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन के साथ जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I just want to know, right? My son got married, right? And we put the case in June, yeah. And just for the 18,000 in whatever the money was before the case. June. But it's been about 4 months, yeah. We never heard it. Is there any way we can find out where's the case gone or how far they gone? Okay, so at this stage your case is pending or you're planning to apply? We're just waiting for him. Never heard anything from him, yeah. What? Sorry, say it again. We haven't heard anything from him because we put it in June, yeah, just for the money was. Okay, so it means that your application is still pending with the British High Commission or with the Home Office, yes? Yeah. That's fine. So it's better to just wait for them to make a decision. As mentioned before that there is a small backlog in Home Office at this stage. They will consider your application and will let you know, I can say that within next probably 2 months. होपफुली। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब जी, मैं पूछना था, मेरे पास वर्क परमिट है 5 साल का। ठीक है। और यहाँ पे मेरी बेटी हुई है तकरीबन 8 मंथ की, मैंने उसके लिए वीजा अप्लाई करना है। ठीक है। उसके लिए मुझे क्या इसका प्रोसीजर क्या है, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे? ठीक है। और उसके अगर बैंक स्टेटमेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें अमाउंट कितना होना चाहिए ये तो?
ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अगर आप देखिए आप अपनी बेटी को के साथ कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे तो ज़्यादा बेहतर है कि जब आप अपनी इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें फिर ही आप मेंशन कर दें अपनी बेटी एप्लीकेशन फॉर्म में और एक ही साथ एप्लीकेशन डाल दें। उससे आपको जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको होम ऑफिस की फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी डॉटर को फुल फ़ी होम ऑफिस की पे करनी पड़ती है। अगर वो आपके साथ अप्लाई करे तो इससे एक पार्ट होता है, सिर्फ थोड़ी फ़ी कम हो जाती है। तो ज़्यादा बेहतर है अपने वीज़े का एक्सपायरी होने का वेट करें, एक्सपायर होने से पहले ऑल टुगेदर एप्लीकेशन कर दें। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो हेलो जी, फरमाएं। वालेकुम सलाम। आप माशाल्लाह इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं सबको कि मैंने सोचा कि मैं आपसे सवाल ना करूँ, ये बहुत गलत हो जाएगा। जी, आपकी बिल्कुल आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगी तो मैं आपको बेहतर सुन सकूंगा। नाज़रीन, मेरे ख्याल में ये लाइन ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो हेलो नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली ये लाइन भी ड्रॉप हो गई है। देखते हैं कौन है अगली लाइन पे। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैंने पूछना था कि हमें वो मिला है 3 साल का स्टे इस मुल्क में रहने के लिए फैमिली के साथ। ठीक है, तो उस पे हम इंडिया जा सकते हैं या नहीं, या वापसी में प्रॉब्लम होगी, या इंडेफिनिट इसके बाद फिर 3 साल का मिलेगा फैमिली को, या इंडेफिनिट कब होगी, या कितना टाइम लगेगा? ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, आपको जो वीज़ा मिला है उसे डिस्क्रिशनरी लीव कहते हैं। इसका मतलब है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रिशन पे था, उन्होंने आपको लीव ग्रांट कर दिया 3 साल की। जहाँ तक ट्रैवल का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल पे कोई हर्ज नहीं है और बिल्कुल आप जितना मर्जी ट्रैवल करें, एज फार एज आप कोशिश करें कि आप लेस देन 3 मंथ रहें पर ईयर, अदरवाइज आपकी इंडेफिनेट की एप्लीकेशन पे फर्क पड़ सकता है। जहां तक आपकी इंडेफिनेट की एप्लीकेशन का ताल्लुक है, अगर आपको 3 साल के बाद फर्दर 3 साल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जब आपने यहाँ पे 6 साल पूरे कर दिए डिस्क्रिशनरी लीव के ऊपर, फिर आप इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई करते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 2008 में फाइलिंग की थी। ठीक है। और मुझे इसी साल अगस्त में उन्होंने कार्ड भी दे दिया। क्या दे दिया आपको इस साल अगस्त में? कार्ड दे दिया, जो कार्ड का नाम है, बिल्कुल ठीक है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है। और उस पर लिखा है कि फॉरबिडन फ्रॉम टेकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने उनको एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे एम्प्लॉयमेंट दी जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आप काम नहीं कर सकते लेकिन बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। मैं बेनिफिट नहीं लेना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैं उनको एप्लीकेशन डाले को मुझे 2 महीने हो गए हैं। ठीक है। तो कब तक मुझे वो दे सकते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो? ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अब जो आपका सवाल है वो ये, मुझे लगता है कि आपने असाइलम अप्लाई किया था 2008 में, समाओ आपकी एप्लीकेशन अभी तक होम ऑफिस वाले कंसीडर कर रहे हैं और आपने अप्लाई किया था परमिशन, वर्क की परमिशन के लिए। अब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आजकल बहुत ही अनलाइकली है कि होम ऑफिस वाले आपको परमिशन दें काम करने की। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है उसका वेट करें डिसीजन का। मुझे लगता है आपको नहीं देंगे वो परमिशन काम करने की, क्योंकि आपको फिर ही हो गया, अगर वो आपका केस कंक्लूड कर देंगे फिर आप काम कर सकते हैं फुल टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एट दिस स्टेज अगर आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है वेट करें क्या कहते हैं। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये कि मेरी वाइफ यहाँ पे आ चुकी है स्पाउस पे, लास्ट 2 मंथ हो गए। ठीक है। और मेरा सवाल है कि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे उसके लिए जो इंडेफिनिट अप्लाई करना पड़ेगा 2 साल के बाद। ठीक है। तो सवाल ये कि क्या अगर मेरी वाइफ को भी काम दिखाना पड़ेगा या मुझे काम दिखाना पड़ेगा? पहला सवाल ये है कि। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर इन केस मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, तो बहरहाल मैं तो अभी फुल टाइम कर रहा हूँ, अगर फुल टाइम से पार्ट टाइम में आ जाता हूँ तो क्या उसके लिए आखिर लास्ट
6 महीने की या 3 महीने की, या मुझे बराबर 2 साल फुल टाइम काम दिखाना है? क्या प्लीज जरा ये तफसील से मुझे बताएगा प्लीज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। आप नाजरीन, ये जो है कॉलर, इनका ये क्वेश्चन है कि इनकी वाइफ को वीज़ा मिल गया था 9 जुलाई के पहले जो रूल से, उनके अंदर स्पाउस वीज़ा 2 साल का। अब इनके लिए तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप काम करते हैं फुल टाइम तो बिल्कुल आपकी वाइफ को काम करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ फार एज आप ये शो करें डॉक्यूमेंटेशन से कि आपके पास रेलिवेंट फंड्स मौजूद हैं, आपके पास इतनी वेजेस आ रही हैं कि आप अपने आप को और अपनी वाइफ को मेंटेन और अकोमोडेट करें विदाउट रिलाइंग ऑन पब्लिक फंड्स। और जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, आपकी वाइफ की इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन की, तो मेनली आपको जो डॉक्यूमेंटेशन शो करनी पड़ती है कि आप दोनों एक ही एड्रेस पे 2 साल से रह रहे हैं और आपकी जो मैरिज है वो सबसिस्टिंग है। जहां तक काम की बात है, अगर आप उन्हें 3 to 6 मंथ की पे स्लिप्स और पुराने P60 या एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर भेज दें, इट शुड बी फाइन। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है जी कि अपनी बेटी के पासपोर्ट के सिलसिले में कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। ठीक है। 14 फरवरी 2012 में मुझे मिली। ठीक है। तो मेरी बेटी पैदा हुई है 21 सितंबर को। ठीक है। तो अब मैंने उसके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पहले मैं इसकी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा फिर उसको पासपोर्ट मिलेगा, या कि मैं डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। अब नाज़रीन, जो रिक्वायरमेंट है बच्चों के पासपोर्ट के लिए वो इस तरह है कि अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ पेरेंट्स, मदर या फादर के किसी एक के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है या ब्रिटिश पासपोर्ट है तो बच्चा ऑटोमेटिक ब्रिटिश होता है। तो जिस तरह आपको इंडेफिनिट जो मिला था वो फरवरी में मिला था और आपकी जो डॉटर है वो सितंबर में बॉर्न हुई है, तो बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हैं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करके आइडेंटिटी एंड पासपोर्ट सर्विसेज को भेज दें। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कॉल किया था, वर्क परमिट है और मेरे यहाँ पे बेटी पैदा हुई है। ठीक है। तो मैंने ये आपने बताया कि उसका जब आपको इंडेफिनिट ड्यू हो तो उस टाइम आप उसके साथ अप्लाई कर लें, पर मैंने उससे पहले ट्रैवल करना है। ठीक है। पहले मुझे अप्लाई करना है उसका वीजा, तो क्या मुझे बताएंगे इसका प्रोसीजर क्या होगा, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे? ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अगर आपने पहले एप्लीकेशन करनी है सिर्फ अपनी डॉटर की, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो मेनली जाएगी, एक तो जाएगा आपके पासपोर्ट अपना भेजने अपने एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट में तो आपके रिसेंट आप अपनी पे स्लिप्स भेजते हैं, रिसेंट एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर भेजते हैं, तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है आपकी डॉटर को वीज़ा मिल जाएगा और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी फरमाएं। मैरिज वीजे पे 2 साल पे यहाँ वीजा भी है, तो मैरिज वीजे पे यहाँ पे आया हूँ, तो अगर उसका कुछ वाइफ के साथ उसकी ना लगती हो तो क्या वाइफ 2 साल से पहले उसे वापस भेज सकती है? बिल्कुल, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब देखिए, अगर कोई यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आता है तो उसका वीज़े का जो मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है, इसी बेसिस पे वीज़ा मिलता है कि एप्लीकेंट ने शादी अपनी की है, शादी की हुई है किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके पास यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप है या इंडेफिनिट है या कोई सेटल है यूनाइटेड किंगडम में। तो अगर कोई ये फुलफिल कंडीशंस नहीं करता, आपकी मैरिज नहीं चलती, किसी तरह ख़त्म हो जाती है, तो बिल्कुल आपकी जो वाइफ हैं वो आपको वापस भिजवा सकती हैं, होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं कि हमारी मैरिज नहीं चल रही, और होम ऑफिस वाले जो होते हैं नॉर्मली आपकी लीव जो है कर्टेल कर देते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेलीफोन कॉल की तरफ और देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन है, हमें तकरीबन यहाँ पे 8 साल हो गए हैं। ठीक है। और मेरी मिसेज पाकिस्तान जाने का इरादा है, बट शी वांट्स टू स्टे देयर फॉर अबाउट 5 मंथ्स। ठीक है। तो वुड दैट अफेक्ट, क्योंकि हम कह रहे थे कि लॉन्ग स्टे नहीं करना चाहिए जब आप। क्या स्टेटस है आपका जनाब? मैं इस वक्त Tier 2 में हूँ, वर्क परमिट होल्डर हूँ। ठीक है, और आपकी वाइफ आपकी डिपेंडेंट है? जी।
दैट्स फाइन। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ से यूके से बाहर जाता है और फिर बिल्कुल उसकी एप्लीकेशन पे फ़र्क पड़ता है, जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन होती है। अब रूल्स कुछ इस तरह के हैं, अगर कोई बंदा यहाँ पे 5 साल के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करता है, 5 साल जिस तरह किसी के पास वर्क परमिट है या Tier 2 जनरल वीज़ा है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, बट उसे शो करना पड़ता है कि जो लास्ट ईयर है उसमें वो 90 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं रहा, और इन टोटल जो 5 साल हैं उनमें 460 डेज से ज़्यादा वो यूके से बाहर नहीं रहा। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी कॉल की तरफ और देखते हैं आखिरी कॉलर कौन है। हेलो हेलो जी, फरमाएं। हेलो, इज दैट इमिग्रेशन? यस प्लीज। या Listen, I've got a problem. Okay, my sister came to England. I can't hear you properly. If you speak a bit loud, please. Okay, my sister Yeah. came to England and she stayed here for 5 years. And then, but she never got definite stay visa. Then she had kids here. She had 4 kids here. Then she went back to Pakistan. But she's been staying there for the last 20 odd years. The kids in Pakistan that were born there, they've got British citizenship. But she hasn't got British citizenship. Can we apply for her indefinite stay in Pakistan? Thank you very much for your call. I think your case is a bit complex, so it's better if you see a solicitor in person and tell him all the circumstances, and he will advise you further what to do. नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम होता है ख़त्म। 1 घंटे का वक्त था, बहुत तेज़ी से गुजरा। मैंने कोशिश की जितनी आपकी टेलीफोन कॉल्स ले सका। नाज़रीन, अगर आपने कोशिश की है मुझे टेलीफोन कॉल करने की तो और आपकी कॉल नहीं मिल सकी, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अगले हफ्ते हम दोबारा यहाँ पे होंगे इसी चैनल पे इसी टाइम, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें अगले हफ्ते टेलीफोन करेंगे। नाज़रीन, अपना इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का टाइम होता है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।